दोस्तों, टारगेट विद पार्थ की करंट अफेयर्स की नेविगेटर क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग 10 से लेकर 25 मार्च तक के करंट अफेयर्स को बेहद ही आसान भाषा में अत्यंत सरल ट्रिक्स के जरिए तैयार करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए हमको चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकें। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए पुराने सभी लोग लाइक भी करते चलिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भारतम मिशन क्यों चर्चा में है? आपने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम तो सुना ही है, उसका अब नया नाम कर दिया गया है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, एक तरह से भारत का ज्ञान कहाँ छिपा पड़ा है? पांडुलिपियों में। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? हाथ के द्वारा लिखी गई रचनाएं जो कागज़ पर, पत्तों पर और धातु पत्रों पर लिखी गई हैं। प्रायः जो धातु पत्र हैं या चट्टानें हैं या फिर पत्ते हैं, उन पर लिखी हुई जो रचनाएं हैं उन्हीं को पांडुलिपि कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? पांडुलिपि संरक्षण, उनका संरक्षण करना, उनके बारे में रिसर्च करना, अनुसंधान करना और उनका डिजिटलीकरण करना, क्योंकि लंबे समय तक इनको उसी रूप में रखा जाना कठिन काम है। बजट में भी इनकी घोषणा की गई थी। मिशन की अवधि याद रखिए 2024 से लेकर 31 तक, और धन का आवंटन कितना किया गया है? तो 482.85 करोड़ रुपए, या फिर मोटा मोटी 483 करोड़ रुपए। याद कर लीजिएगा अच्छे से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है कि पिछले 10 वर्षों में दाल का निर्यात जो है वो लगातार बढ़ा है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 265%। आरओ वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। इस तरह के प्रश्न कथन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। सांसदों का वेतन बढ़ा है दोस्तों। संसदीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके ये बात बताई है। तो जो सांसद चाहे लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, दोनों का वेतन पहले 1 लाख रुपए था, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1.24 लाख प्रति माह, मतलब 1,24,000 रुपये। पेंशन में भी वृद्धि कर दी गई है। 25,000 पहले पेंशन हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबके सब पॉइंट याद कर लीजिएगा। 5 साल से अधिक की सेवा जिस सांसद ने दी है, उसको इस 31,000 की पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, जो पहले 2,000 हुआ करती थी, वो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 2,500 रुपये। 1 अप्रैल 2023 से ये बदलाव जो है वो लागू हैं, याद रखिएगा। प्याज निर्यात की बात करें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो निर्यात शुल्क है वो भारत ने घटा के 0 कर दिया है। इससे क्या होगा? निर्यात में इजाफा होगा, निर्यात में वृद्धि होगी। और जब भारतीय किसानों का माल दूसरे देशों में जाएगा, हालांकि ये बिरले ही हो कि कोई किसान भारत का सामान, भारत के उत्पाद, कृषि उत्पाद विदेशों में निर्यात करता हो, उसे तो उचित मंडी में ही बेच पाना मुश्किल पड़ा है। तो ये बड़े बिचौलिए ही काम करते हैं। तो उद्देश्य इसका किसानों को उचित मूल्य दिलाना, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। रक्षा निर्यात पिछले 1 दशक में 30 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सेबी का है चर्चा में है। विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा 2 गुना कर दी गई है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में शेयर मार्केट एकदम पस्त चल रहा है, उसमें सुधार करने के लिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो जहां पहले निवेश की सीमा 25 करोड़ हुआ करती थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, वो अब बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दी गई है। वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तुहिन कांत पांडे। वर्ल्ड टीबी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। टीबी से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। 10 वर्षों में मौतों में कमी कितनी आई है भारत में? लगभग 21.5%। उन्मूलन का लक्ष्य आपको कई बार बता चुका हूँ, इंडिया ने 2025 रखा है। वैश्विक स्तर पर यह लक्ष्य 2030 रखा गया है। 2023 में वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ? बनारस में। अध्यक्षता मोदी जी ने की थी। ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो प्रायः 1-2 साल बाद भी पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि आप लोग ट्रेंड देख रहे होंगे, तो इनको भी जहन में डाले रखिए। एक गांधीनगर घोषणा पत्र जारी किया गया पहले, उस पर इंडिया जो है हस्ताक्षर करता है। यह घोषणा पत्र क्या है? WHO के जो क्षेत्रीय देश हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों वाले देश हैं, उनके बीच और उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच एक
सम्मेलन का आयोजन किया गया था गांधीनगर में, वहीं पर घोषणा की गई थी टीबी उन्मूलन को लेकर कदम उठाने के लिए। तो भारत गांधीनगर घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता है। तो यदि पूछ लिया जाए कि गांधीनगर घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो टीबी उन्मूलन से है। इंडिया ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी जारी किया है। कब जारी किया था, इसकी अवधि आपको याद रखनी है, 2017 से लेकर 2025 तक। 25 तो अंडरस्टूड है, आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि 2025 जो है वो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष है। पंचकुला हरियाणा में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा। कब, 7 दिसंबर 2024 को। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए टीबी से संबंधित, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपको ये बताना है कि निक्षा योजना का संबंध किससे है। इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छिपा है। खटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में। तुर्की भैया काहे चर्चा में है। यहाँ का एक मेयर है इमामोग्लू, ठीक है, आप पूरा नाम याद रखें या ना रखें, मोगलू ही याद रखिएगा, मोगली ही याद रखिएगा। उनको हिरासत में ले लिया गया वहाँ की जो सरकार है वर्तमान में, और उस हिरासत के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, न केवल इस्तांबुल में बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। किस आधार पर? राजनीतिक गिरफ्तारी के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो मोगलू हैं, ये वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनकी नीतियों की आलोचना मुखर तरीके से किया करते थे। मतलब एक जनता के बड़े वर्ग का इनको समर्थन हासिल था, और जो चुनाव होने वाले राष्ट्रपति के, उसके लिए ये एक प्रबल दावेदार थे, उम्मीदवार थे, और सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, इस वजह से चर्चा में है। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं जो प्राय सभी मैगजीनों में मिलते भी नहीं हैं। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये हाई स्पीड वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं, इसरो ने लॉन्च किए हैं। शिष्टाचार दस्ता दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है फीमेल्स की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नवरोज आप सबको पता है कि पारसी नववर्ष होता है, और पारसियों के पैगंबर कौन थे? जरथुष्ट्र। ये नवरोज कब शुरू होता है? जब हमारा नया वर्ष शुरू होता है, बसंत विषुव, जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर उसकी किरणें आपतित होने लगती हैं, तब बसंत विषुव होता है। तो 20 या 21 मार्च को इसकी शुरुआत होती है, इस वजह से चर्चा में है। इंडिया में बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, और इनकी पवित्र बुक पारसियों की, उसका नाम है जेंद अवेस्ता। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। गोंगोनी वन, पहला सवाल ये है कहाँ? तो ये केन्या में है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, और ये अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। और काहे चर्चा में है? किल फिश एक मछली है, उसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। 7 मिलियन पुरानी ये प्रजाति है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फोटो आप इसका देख सकते हैं। पीबी मनी, जैसा कि नाम से जाहिर है, पीबी का मतलब यहाँ पर पंजाब नहीं है, पैसा बाजार से इसका संबंध है। उसने इसको लॉन्च किया है। जो निवेश काम इसका क्या? निवेश मैनेजमेंट पोर्टल है कस्टमर्स के लिए। मतलब पैसा बाजार आप सबको पता है एक वित्तीय प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, शेयर मार्केट वगैरह में। तो उससे संबंधित जो कस्टमर है उनकी मदद करेगा। रामनाथ गोयंका अवार्ड 19वें क्रम का है। अगला सवाल, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता से संबंधित है। प्रदान कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। स्थापित किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा, जो समाचार पत्र भी है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इस बार 20 श्रेणियों में दिए गए। कुल कितने अवार्ड वितरित किए गए? 27। अब 27 के 27 तो आपको याद नहीं रखने हैं, तो इसलिए इनकी संख्या जरूर याद रखिएगा। 27 अवार्ड, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए मृदुलिका झा को यह सम्मान दिया गया है डंकी रूट के लिए। डंकी रूट को लेकर उन्होंने बेहतर रिपोर्टिंग की। डंकी रूट क्या है? अवैध तरीके से, अवैध रास्तों के जरिए किसी देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करके वहाँ पर काम करना और पैसा कमाना। भाई इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। महाटेक नाम से ही जाहिर है महाराष्ट्र का एक प्लेटफॉर्म है, एक संगठन है, महाराष्ट्र में इसका गठन हुआ है योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए। विनोद कुमार शुक्ला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा कैसे है? जब पीठ पर कोई व्यक्ति ज्ञान को लादे लादे घूमे
तो वो कैसा माना जाएगा? बहुत ज्ञानी माना जाएगा साहित्य के मामले में। पूरे साहित्य को जो पीठ पिला दे है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला व्यक्ति। तो ये सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य का। छत्तीसगढ़ के कवि और लेखक हैं, उनको देने की घोषणा की गई है, अभी दिया नहीं गया, घोषणा हुई है। इनका पहला उपन्यास था लगभग जय हिंद। तो किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि इनके समग्र साहित्यिक योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। संसद भाषणी, नाम से ही जाहिर है भाषणी मतलब भाषा से संबंधित होगा, संसद मतलब संसद की भाषा। तो डिजिटल AI पहल है जो संसदीय कार्यवाही है। आप सबको पता है जो हमारे प्रतिनिधि हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषा भी होती है। तो हर कोई अंग्रेजी बोलने में पारंगत नहीं होता बल्कि अपनी जो मातृभाषा है उसी में बोल सकता है। तो ये जो भाषाई जो बैरियर है, भाषाई जो बैरियर को क्या कहेंगे, बैरियर ही समझिए, अभी याद नहीं आ रहा है टर्म हिंदी का, उसको दूर करने के लिए मेइती और लोकसभा सचिवालय दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है। मेइती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। MOU आप सब जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक परस्पर समझदारी वाला समझौता होता है, कोई कानून इसके लिए नहीं बनाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। रेडविट मॉरिशस का एक शहर है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने और वहाँ के जो CM हैं नवीन राम गुलाम, दोनों ने मिलकर किया है। याद रखिएगा, मोदी जी यहाँ की यात्रा पर गए थे। CPA की बात करें तो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक जो प्रॉपर्टी, जैसे मूर्तियाँ हो गई या फिर दस्तावेज हो गए पुराने या पांडुलिपियाँ हो गई, ये विभिन्न देशों में तस्करी के जरिए बेच दी जाती हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए समझौता है USA के साथ किया गया था। अभी का है चर्चा में 2024 में ऐसा बताया गया है कि 297 प्राचीन वस्तुएं जो है USA से वापस लाई गई हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा और कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी याद रखिएगा। रुपया की बात करें तो तमिलनाडु ने तमिल में इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको लिखना स्टार्ट कर दिया है, हिंदी भाषा थोपे जाने के विरोध में। तो जो रुपया पहले इस तरह से लिखा जाता था वो तमिल में अब इस तरह से लिखा जा रहा है तमिलनाडु में। सिगमो महोत्सव की बात करें तो 15 से 29 मार्च को मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। बसंत आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सांस्कृतिक आयोजन होता है, नाच होता है, गाना होता है, जो संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब का आयोजन इसमें किया जाता है। इंडिया की GDP 2 गुना हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। IMF ने आंकड़े जारी किए हैं, 10 वर्षों में 2 गुनी हुई है। फैक्ट याद रखिएगा, कथन बना के इस तरह के फैक्ट पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 10 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि इंडिया ने दर्ज की है, 2 गुना वृद्धि हुई है। जहां पहले GDP 2.1 ट्रिलियन हुआ करती थी वो अब बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई है 2015 से 2025 के बीच। वृद्धि कितने परसेंट की है? तो 105% की, ये भी याद रखिएगा। वृद्धि के बाद भारत 5वां बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पहला USA है, दूसरा चाइना है, तीसरा जर्मनी है और चौथा जापान है। 2025 में जापान कहा गया है, 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी को भारत पीछे छोड़ देगा। लेबर मार्केट और फीमेल्स की भागीदारी जो रोजगार है उसमें सुधार करने की वकालत की है IMF ने, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। पासला कृष्णा भारती, इतना ही याद रखिए, कृष्णा भारती गांधीवादी विचारों वाली महिला थी, उनके विचारों का समर्थन करने वाली। उनका निधन हो गया, मोदी जी ने शोक व्यक्त किया है। ये आंध्र प्रदेश की हैं और कृष्णमूर्ति की बेटी हैं जो गांधी जी के साथ आज़ादी में भाग ली थी। कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश की हैं। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति हैं माता और बिटिया का नाम है कृष्णा भारती, याद रखिएगा। अगला है प्रिंस रहीम अल हुसैनी, इस्माइली, एक जो शिया मुसलमान हैं उसकी एक शाखा इस्माइली। तो इस्माइली मुसलमानों के ये 49वें इमाम नियुक्त किए गए हैं जो कि प्रिंस करीम अल हुसैनी के पुत्र थे। तो करीम का बेटा रहीम वो अब 49वां इमाम नियुक्त किया गया उनकी विरासत के अनुसार। चर्चा में काहे है?
अच्छा, 49वें इमाम का बेटा है, 50वां इमाम नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इसी वजह से ये चर्चा में है। आगा खान, इनका पूरा नाम था प्रिंस करीम अल हुसैन आगा खां। ये एक उपाधि है जो कमांडरिंग चीफ की उपाधि होती है। ये पैगंबर के सीधे वंशज माने जाते हैं। इमाम क्या होते हैं? एक होता है खलीफा। खलीफा जो है दोस्तों पूरे विश्व के मुसलमानों का प्रमुख होता है, धार्मिक प्रमुख। जबकि इमाम किसी मुस्लिम धर्म के किसी समुदाय विशेष का प्रमुख इमाम कहा जाएगा, जैसे इस्माइलियों का। तो ये आगा खां की उपाधि हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो ये सीधे वंशज माने जाते हैं। करीम हुसैनी आगा खां, जिनके बेटे हैं रहीम, वो 4th थे, उनका निधन हो गया। और निधन के बाद मोदी जी ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की थीं और उन्होंने ग्रामीण विकास और फीमेल्स एम्पावरमेंट को लेकर काम किया था। AKDN मतलब आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क के जरिए। तो याद रखिएगा, प्रिंस रहीम अल हुसैनी। तो ये नए इमाम बनाए गए हैं। बेटे किसके हैं? करीम के बेटे हैं रहीम, याद रखिएगा, मैं पहले उल्टा बोल गया था। करीम के बेटे हैं रहीम। सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गानिस्तान के गृह मंत्री हैं। आपको पता ही है, अफ़गानिस्तान में जो चरमपंथी समूह है तालिबान, उसका शासन है। अभी काहे चर्चा में है? USA ने इन पर जो इनाम रखा था पहले पकड़ने के लिए, उसको हटा लिया है। काहे इनाम रखा था? कहा था कि जो पूर्व में सरकार थी उस पर इन्होंने हमले किए थे, तो अब कुछ उसके दिमाग में आ गया तो उसने ये इनाम हटा दिया है। तो याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान के गृह मंत्री, यदि पूछ लिया जाए कि किस देश के गृह मंत्री से के ऊपर से अमेरिका ने इनाम हटा दिया है, तो अफ़गानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हो ही रहे हैं, फाइनल हो जाएंगे तो पूरा बता देंगे। नई दिल्ली में हो रहे हैं। मस्कॉट इसका उज्ज्वला है, गौरैया। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 किस क्रम के हैं? 18वें क्रम के हैं। एशियन है तो एशिया में ही किसी देश में हुए होंगे, तो हांगकांग में आयोजित हुए हैं। हांगकांग किसकी राजधानी है, आप लोग बताइएगा। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसकी डायरेक्टर जो है वो पायल कपाड़िया हैं, याद रखिएगा, इसको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है सहना गोस्वामी को मिला है, संतोष फिल्म के लिए। तो जो सहेगा, जो संतोषी होगा वही सहेगा, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, संतोष फिल्म को के लिए सहना गोस्वामी को। तो ये तो हो गई बात एशियन फिल्म अवार्ड की। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025। इंपॉर्टेंट हैं। जयपुर में इनका वितरण किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। किस क्रम के हैं? जयपुर में इनका वितरण किया गया और 25वीं सिल्वर जुबली के दौरान इनका वितरण किया गया। सिल्वर जुबली मतलब इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब किया गया? 8 से 9 मार्च के बीच। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये 25वें क्रम के हैं। सिल्वर जुबली के दौरान जब 50 सालें हो जाती हैं, याद रखिए, क्रम का होता है आईफा अवार्ड्स का 25वां। इनकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। सर्वाधिक 10 अवार्ड इसने अकेले जीते हैं। डायरेक्टर किरण राव हैं, ये भी लापता लेडीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार पाए हैं। एक्ट्रेस नितांशी गोयल हैं, उन्हें भी लापता लेडीज के लिए, LL का मतलब है लापता लेडीज, उसके लिए पुरस्कृत किया गया है। और बेस्ट एक्टर भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन को घोषित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार LTA राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, उनको दिया गया। सहायक एक्टर रवि किशन को, किस लिए? लापता लेडीज के लिए, ये दरोगा जी रहते हैं उसमें। गीतकार बेस्ट गीतकार प्रशांत पांडे, काहे के लिए? लापता लेडीज के लिए। इनका गाना सजनी जी से अरिजीत सिंह ने गाया है। वो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, अच्छा गाना है, सुनिएगा। तो ये नितांशी गोयल वही हैं जिनको वो कहते हैं कि, इंग्लिश में बोलूँ तो कहते हैं कि कल हम कूलर के पंखे के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। तो ये इंग्लिश, और फुल इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला, और जिसे बोलने के बाद नितांशी गोयल को फुल इंग्लिश में बोलकर क्या सुनाया, जिसे बोलने के बाद जो एक्टर था, जो नायक था, उसकी जो भाव भंगिमा थी वो देखने लायक थी। वो आप बताइए क्या बोला था फुल इंग्लिश में। और फिल्म अच्छी है, देखिएगा समय मिले तो। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो नया नाम रखा गया है
रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर, ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सेमीकंडक्टर जो यूनिट है उसका निर्माण हो रहा है। रतन टाटा की बात करें तो 2008 में इनको पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। प्रीतिजिकर पुरस्कार की बात करें, मतलब जहाँ करना पड़ता है, करना कहाँ पड़ता है, जहाँ ईंट गारा और ये सब जुलाई चिनाई होती है तो वहाँ काम करना पड़ेगा। तो जहाँ करना पड़ता है वो क्या है? वास्तुकला का क्षेत्र, आर्किटेक्ट, तो इसे वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। प्रीतिजिकर। लियो जियाकुन, नाम से ही जाहिर है यार, ये कुन बोनो ये सब नाम जो हैं या तो थाईलैंड के होंगे या फिर चाइना के होंगे या जापान के होंगे, तो ये चाइना के हैं। हयात फाउंडेशन यह पुरस्कार देती है। इंडिया का एकमात्र आर्किटेक्चर जिसे यह पुरस्कार मिला है तो वो है बालकृष्ण दोषी, वी.के. दोषी। VM-04 क्या है? DRDO की एक मिसाइल है जिसका अनावरण किया है DRDO ने। ठीक है, BM का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल। अनावरण किया इसी वजह से चर्चा में है। कहाँ किया है दोस्त? हैदराबाद में किया है। ये शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। 400 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है, मारक क्षमता है। तो चाइना, रसिया और USA के बाद भारत इस तरह की मिसाइल रखने वाला चौथा देश बना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से चलती है, मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसके बाहर से उड़ती हुई जाती है और टारगेट पर हिट करती है। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो क्रूज की तरह, जो नदियों में क्रूज चलते हैं उसकी तरह सीधे जाके हिट करती है। तो ये क्रूज मिसाइल हो गई और ऊपर वाली बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखिएगा। तो ये शॉर्ट रेंज की है इसलिए महत्वपूर्ण है। 20 मार्च भैया का है इंपॉर्टेंट है। एक तो इस दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, बी का मतलब विश्व, डी का मतलब दिवस। 2010 से मनाया जा रहा है। गौरैया राज्य पक्षी भी है, किसका? बिहार का और दिल्ली का। थीम इसकी याद रखना, ए ट्रिब्यूट टू नेचर। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। थीम क्या थी? केयरिंग एंड शेयरिंग। जब आप लोगों की केयर करेंगे और उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे तभी तो लोग प्रसन्न होंगे। तो ऐसे जोड़ के याद रखिए, केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की। गौरैया का संरक्षण कैसे करना है यार? एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। अपनी छत पे जो है थोड़े चावल के दाने और एक छोटी सी कटोरी में पानी रख दिया करिए, तो न केवल गौरैया बल्कि जो छोटे छोटे पक्षी हैं उन सब के लिए एक बड़ा काम होगा। हम लोगों के लिए छोटा काम है लेकिन उनके लिए एक बड़ा काम होगा। इस तरह के छोटे छोटे काम हो सकता है आपको व्यर्थ लगें, लेकिन जब आप इनको रेगुलर करेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि यार ये आप में कहीं ना कहीं जीवंतता का भाव उत्पन्न करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे काम करते रहिए। छोटी हैं लेकिन मोटी बातें, शक्तिमान में आपने पढ़ा होगा, मतलब देखा होगा। फ्री स्पीच इंडेक्स अमेरिका का एक थिंक टैंक है, जैसे एक हमारे यहाँ थिंक टैंक है नीति आयोग, वैसे ही अमेरिका में है। नाम क्या भैया उसका? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। उसने इंडेक्स जारी किया और कहा कि फ्री स्पीच के मामले में नॉर्वे पहले स्थान पे है। इंडिया 33 देशों में 24वें स्थान पे है। तो कुल 33 देशों की रैंकिंग जारी की है, उनमें इंडिया को 24वां स्थान हासिल है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। अभी काय चर्चा में है, यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। तो जो विरासत सूची होती है उससे पहले एक संभावित लिस्ट भी बनती है, उसमें से फिर चीज़ों को, जो स्थल है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जो बचता है उसी को फाइनल कर दिया जाता है। तो अभी संभावित सूची में शामिल हो गया है। कुल अभी 43 विश्व विरासत स्थल हैं भारत के जो इसमें शामिल हैं। 43वां मोइदम है, और मोइदम किस राज्य में है ये आपको बताना है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें, SD का मतलब है सांस्कृतिक धरोहर, जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो भारत में 15 हैं। 15वीं कौन सी? गरबा। कहाँ की है? गुजरात की। 2023 में इसको यह दर्जा मिला। धुड़मारस छत्तीसगढ़ का गांव है, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा। अब सुनीता विलियम्स, यहाँ से एक प्रश्न आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपरिहार्य है। भारतीय मूल की हैं, इनके पिताजी भारतीय मूल के थे। अब इनको आप चाहें जो समझें। चर्चा में क्यों है? बुच विल्मोर एक एस्ट्रोनॉट थे, उनके साथ SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल से वापस आई हैं। कैप्सूल अलग होता है और रॉकेट अलग होता है। कैप्सूल या फिर यान की बात करें तो ये जाके स्पेस में किसी चीज़ का चक्कर लगाता है या इसमें लोग बैठ के जाते हैं, तो इसको ऐसे समझिएगा। इसको रॉकेट लेके जाता है, ये प्राय रॉकेट से अलग हो जाता है कैप्सूल। तो उस कैप्सूल के जरिए वापस आई हैं। फ्लोरिडा के तट पर इन्होंने लैंडिंग की, 286 दिनों के बाद आई हैं। खूब चर्चा में है।
बुच विल्मोर कम चर्चा में है और सुनीता विलियम्स ज़्यादा चर्चा में, जैसा कि आजकल महिलाएं भी चर्चा में हैं, तमाम कांड कर रही हैं महिलाएं। इनको उस तरह से मत सोचिएगा, ये तो काबिल तारीफ़ हैं। ISS की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसकी फुल फॉर्म है। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है। अब आप बताइए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित है। 5 जून 2024 को स्टार लाइनर कैप्सूल से इसको लॉन्च किया गया था और 19 मार्च 2025 को ये वापस आई हैं। तो दोनों डेट याद रखिएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा जो मैं डालना भूल गया, ये स्टार लाइनर जो कैप्सूल है इसको किस रॉकेट से भेजा गया, किस कंपनी का है, तो याद कर लीजिए ये बोइंग कंपनी का है। और इसको जो रॉकेट लेके गया था उसका नाम था एटलस V। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और अभी 19 मार्च को ये जो वापस आया है तो किस रॉकेट से आया, फाल्कन 9 किस कंपनी का है, SpaceX का है। और कैप्सूल जो है उसका नाम क्या है, ड्रैगन। और बोइंग वाले कैप्सूल का नाम क्या था, स्टार लाइनर। तो चाहे तो 286 दिन ये भी याद रखिएगा और 9 महीने 14 दिन ये भी याद रखिएगा। तो एक तरह से इनका पुनर्जन्म हुआ है। जैसे 9 महीने शिशु जो है अपनी माँ के गर्भ में रहता है और जब बाहर आता है तो उसका नया जन्म माना जाता है, ठीक वैसे ही इनका भी नया जन्म हुआ है। एक चीज़ जो आपको शायद ही कहीं मिले, क्योंकि 2 लोग तो चर्चा में थे लेकिन आए थे दोस्त 4 लोग इनके साथ, मतलब इनके सहित 4 लोग जो हैं लैंड किए हैं फ्लोरिडा के तट पर। तो 2 के नाम आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अन्य 2 जो हैं, एक का नाम है निक हेग और दूसरे का नाम है गोरबुनोव। तो ये संख्या भी याद रखिएगा। कुल 4 एस्ट्रोनॉट आए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 मेल हैं और 1 फीमेल है अपनी सुनीता विलियम्स। स्टारलिंक, अब स्टार लाइनर और स्टारलिंक कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्टारलिंक एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, अभी क्यों चर्चा में है। एयरटेल और जियो और स्टारलिंक के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। स्टारलिंक SpaceX का प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराना है। तो अब जो दूर दराज के क्षेत्र भी हैं वहाँ पर भी एयरटेल और जियो अच्छे से काम करेंगे। A23A, इसको मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, दुनिया का बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर खंड है जो खिसक रहा है, बह रहा है। इंग्लैंड के दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास आके फंसा है, इस वजह से चर्चा में है। चापचरकुट ये बसंत उत्सव है, ऊपर हमने क्या पढ़ा है, गोवा का सिग्मो उत्सव। और ये चापचरकुट ये कहाँ का है, ये मिजोरम का है, ये भी बसंत उत्सव है। इसमें बम्बू डांस किया जाता है, इस वजह से ये चर्चा में रहता है। हिट पे क्या है, सिंगापुर का भुगतान प्लेटफॉर्म है, चर्चा में क्यों है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी शाखा है NPCI इंटरनेशनल, उसके साथ हिट पे ने समझौता किया है, काहे के लिए, फॉर UPI भुगतान को मंजूरी देने के लिए सिंगापुर में। तो सिंगापुर में भी हमारे यहाँ के जो यात्री हैं वो UPI भुगतान कर पाएंगे इस समझौते के बाद, याद रखिएगा। तो हिट पे को भी याद रखिएगा। मार्च ऑफ ग्लोरी ये बुक है। अरुमुगम और एरोल डी क्रूज 2 इसके लेखक हैं। 1985 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जिसको भारत ने जीता था, उसके विवरण या फिर उसका उल्लेख किया गया है इस बुक में। चर्चा में क्यों है, वर्ल्ड कप की जो गोल्डन जुबली मनाई गई है उस पर इसको जारी किया गया है। हिट पे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं रक्षा नीति वार्ता की गई नई दिल्ली में, क्रम भी याद रखिएगा, और कहाँ आयोजित हुई, नई दिल्ली में। IOC की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल लुसाने में हेडक्वार्टर है। 23 जून 1986 को इसका गठन हुआ था, इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। अभी क्यों चर्चा में, इसकी 144वीं बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है दोस्त, क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की हैं 10वीं अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं इसकी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। किसका स्थान ले रही हैं, तो थॉमस बाक का स्थान ले रही हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर इसी बैठक में ये भी डिसीजन लिया गया है कि जो 34वें ओलंपिक हो रहे हैं, कहाँ, लॉस एंजल्स, वहाँ पर जो 34वें ओलंपिक होंगे उनमें बॉक्सिंग जो मुक्केबाजी है उसको भी शामिल किया जाएगा। फ्रंटियर सीड ये भी इम्पॉर्टेंट है।
पैसिफिक प्रोग्राम है, जो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन वाले देश हैं उनको लेके एक प्रोग्राम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने लॉन्च किया है, जिसका गठन 1966 में हुआ था। मनीला फिलीपींस की राजधानी, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। कुल 69 देश हो गए हैं। 69वां देश इजराइल बना है हाल फिलहाल में। क्या काम है इसका? फ्रंटियर सीड का स्थानीय समुदाय और सतत विकास को बढ़ावा देना पैसिफिक क्षेत्रों में। तो विकास और लोगों के सतत विकास और लोगों के विकास के बीज बोए जाएंगे फ्रंटियर सीड के जरिए, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। बेंगलुरु जल बोर्ड BIS सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बोर्ड बना है। काहे के लिए? पेयजल आपूर्ति के लिए। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 1986 में गठन हुआ था। यह उत्पादों की क्वालिटी से संबंधित सर्टिफिकेट प्रदान करता है, प्रदाता है। 1986 में और किनका गठन हुआ था? अपीडा का भी गठन हुआ था 1986 में। और 1986 में ही राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण एक्ट भी अधिनियमित हुआ था। तो 1986 से संबंधित 3 फैक्ट हैं, 3 के तीनों अच्छे से याद कर लेना, पूछ लिए जाते हैं। होलबर्ग P का मतलब है पुरस्कार 2025 नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। मानविकी, राजनीतिक दर्शन, साहित्य जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान के लिए या बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। अभी का है चर्चा में इसको देने की घोषणा की गई है। किसको दिया जाएगा? गायत्री चक्रवर्ती को। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। KKT का मतलब है कोलकाता। यूपी की बात करें तो मैक्सिमम खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है। 20% की वृद्धि हुई है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। मैक्सिमम इथेनॉल का उत्पादन भी यूपी ही करता है। मैक्सिमम गन्ने का उत्पादन भी यूपी ही करता है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका लक्ष्य चेंज किया गया है, इसी वजह से चर्चा में है। जहां ये लक्ष्य 2030 तक था इथेनॉल ब्लेंडिंग का, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पहले 2030 था, उसको घटाकर 2025-26 कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 2018 में। तो ये घटा दिया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक घटना है इन्फीरियर कंजंक्शन, ऐसी घटना अंतरिक्ष की जिसमें सन और जो अर्थ है पृथ्वी दोनों के बीच में शुक्र आ जाता है। किस दिन घटित हुई? 22 मार्च के दिन। उस दिन शनिवार था। तो पूछ लिया जाए कि इन्फीरियर कंजंक्शन क्या है, तो बता दीजिएगा बढ़िया से। चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार पुरस्कार खान सर को दिया गया है। प्रदाता कौन है? IFIE संस्था के द्वारा दिया जाता है। पर्पल फेस्टिवल राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, 21 मार्च को हुआ है। यू का मतलब है उद्घाटन बाई सामाजिक न्याय, SN का मतलब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। उद्देश्य क्या? दिव्यांगजनों हेतु समावेशी समाज की स्थापना करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम भी याद रखना 2016 में आया, जिसमें दिव्यांगता की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जहां पहले 3% हुआ करता था दिव्यांगों के लिए, वो अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया। हीथ्रो हवाई अड्डा की बात करें तो लंदन में है। काय चर्चा में था? यहाँ पर आग लग गई थी। महाराष्ट्र भूषण P का मतलब है पुरस्कार रामवी सुतार, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं, उनको दिया गया। चिरंजीवी की बात करें तो दक्षिण के हीरो हैं। इनको UK यूनाइटेड किंगडम का LTA पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें, जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। गुंटर ब्लोस्चल को दिया गया, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। वियना यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं गुंटर ब्लोस्चल। वायु की बात करें तो AI क्लाउड है। क्लाउड आप सब जानते हैं, एक तरह का स्टोरेज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लाउड है। टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है फॉर हिज इंटरप्राइजेस, जो उसके उद्यमी हैं उनके लिए। आर्मेनिया की बात करें, कैपिटल इसकी येरेवन है। अभी का है चर्चा में है। विदेश मंत्री इसकी भारत यात्रा पर थे, इसके विदेश मंत्री। यहाँ पर एक समझौता हुआ, एक MOU साइन हुआ है। चिकित्सा उत्पाद विनियमन क्या होता है? जो चिकित्सा से संबंधित उत्पाद होते हैं, मेडिकल सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं, फिर चाहे दवाइयाँ हों, टीके हों, इनको लेकर जो नियम हैं वो दोनों देशों में समान कर दिए जाते हैं, ताकि जो कंपनियां हैं उनको अपनी दवाएं बेचने में आसानी हो दूसरे देश में, और लोगों को सस्ते दामों में दवाइयाँ मिल सकें, अच्छी दवाइयाँ मिलें। होता क्या है आमतौर पे,
अलग अलग देशों के अलग अलग नियम होते हैं। मान लिया इंडिया ने कोई टीका बनाया है और आर्मेनिया को दिया है। अब इंडिया के नियमों के अनुसार इसको मान्यता मिल गई है, लेकिन ये जाके आर्मेनिया में फेल हो जा रहा है, वहाँ का जो स्टैंडर्ड है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। तो अब आर्मेनिया ने क्या किया है, इसके इंडिया के अनुरूप ही अपने नियम बना दिए हैं। तो यही हुआ चिकित्सा उत्पाद विनियमन। तो ये समझौता हुआ है आर्मेनिया और भारत के बीच। पीएम दक्ष योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 2020 में शुरू हुई थी। SC ST और इकोनॉमिक तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो सफाई कर्मी हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके स्वरोजगार के लायक बनाना इसका उद्देश्य था। हाल फिलहाल में चर्चा में रही पीएम दक्ष योजना 2020 में शुरू की गई। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स एंड यूथ पार्लियामेंट। अब है नॉर्थ ईस्ट की, लेकिन आयोजन इसका कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। चीफ गेस्ट कौन है, अमित शाह जी। आयोजन किसके द्वारा किया गया है, SEIL के द्वारा। SEIL क्या है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड इंटर स्टेट लिविंग। कतर काहे चर्चा में है, कुछ तबीयत नासाज है, इस वजह से चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो रही हैं, तेज बोल भी नहीं पा रहा हूँ। दोनों देशों इंडिया और कतर के बीच जो यहाँ के दोनों देशों के वित्त मंत्रालय हैं उनमें सहयोग के लिए समझौता हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। कतर की राजधानी तुम बताई दो। आहार 2025 39वें क्रम का मेला है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। 4 से 8 मार्च के बीच भारत मंडपम में आयोजित हुआ। उद्घाटन वाई चिराग पासवान जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। लेकिन आयोजन किसके द्वारा कराया गया, भारत व्यापार संवर्धन संगठन। प्रदर्शन किसने करवाया, तो अफीडा ने, याद रखिएगा। वहीं बात करें नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट 2025, जैसा कि नाम से ही जाहिर है नेचुरल प्रोडक्ट का एक्सपो है। ये आयोजित कहाँ हुआ है, कैलिफोर्निया। 4 से 7 मार्च के बीच नेचुरल और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनका मेला है, नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है। इंडिया का प्रतिनिधित्व अफीडा ने किया है। अफीडा कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर विस्तार से देख लो। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत की है, 1986 में गठन हुआ 1985 के एक्ट के तहत। अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनके निर्यात से संबंधित होता है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। डिजिटल ट्विंस क्या है, भौतिक वस्तुओं की आभासी कॉपी बनाने से संबंधित। डिजिटल ट्विंस मतलब कोई वस्तु है, मान लिया आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो इसका डिजिटल ट्विन क्या होगा, इसका डिजिटल ट्विन जो है लैपटॉप पे ही कोई इसका एकदम हमशक्ल जो है वो रहेगा। अब जैसे जैसे ये काम करेगा वैसे ही इनपुट यहाँ पर दर्ज होते जाएंगे, आप इसको ऑनलाइन अच्छे से मॉनिटरिंग इसकी कर पाएंगे। तो सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से रियल टाइम डाटा लेकर एनालिसिस और नोटिफिकेशन, एनालिसिस करके नोटिफिकेशन भेजता है लैपटॉप पर ही। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है डिजिटल ट्विंस में। तो ये जो मशीन है ओरिजिनल मशीन X और जो आभासी मशीन है जो ट्विंस वाली मशीन है जो लैपटॉप पे रहेगी, ये यहाँ चलेगी, लेकिन इसमें जो बदलाव होंगे वो आप लैपटॉप पर देख पाएंगे। कैसे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, चीज़ों को, डाटा कलेक्ट करने वाली चीज़ों को, जो डिवाइसें होती हैं उनको इंटरनेट से जोड़ देना, ठीक है। जैसे CCTV कैमरे हैं, उनको आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें जहाँ हों, आप अपने घर का फ़ोटो जो है देख पाएंगे। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए जो CCTV कैमरे हैं उनको इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है और इंटरनेट से आप मोबाइल के माध्यम से उनका एक्सेस कर पाते हैं। तो यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो डेटा कलेक्ट क्या करता है, CCTV कैमरे, इनको जोड़ दिया जाता है काहे के जरिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए। तो जो दूसरी मशीन है इसमें आपको इसको खोलने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जो X मशीन है इसकी जो कॉपी है, जो इसका ट्विन है, उसका लैपटॉप पे आप अच्छे से उसकी छानबीन करते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे और समय से पूर्व भी आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या खराबी होने वाली है। तो मशीन खराब होने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है डिजिटल ट्विंस। ट्रेन हाईजैक खूब चर्चा, मेरा डेट भी याद रखनी, 11 मार्च को हुई थी बाई बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के द्वारा। ट्रेन का नाम क्या था, जफर एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्वेटा से जा रही थी पेशावर। क्वेटा दोस्त क्या है, बलूचिस्तान की राजधानी। बलूचिस्तान एक प्रांत है पाकिस्तान का। क्वेटा से पेशावर जा रही थी। पेशावर खैबर पख्तूनवा जो राज्य है वहाँ की राजधानी है। तो
पाकिस्तान में 1, 2, 3 और 4 ही प्रांत हैं, याद रखिएगा। उन 4 में से एक है बलूचिस्तान, जो अलग देश बनाने की मांग करता है। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री बंधक थे। ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। कहाँ पर? एक स्थान था मस्कफ, वहाँ पर इसको हाईजैक किया गया। बलूचिस्तान के बारे में अलग से देख लेते हैं। पाकिस्तान का बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा, रिसोर्सेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गरीबी अधिक है, जनसंख्या घनत्व कम है और ये स्वयं को अलग देश घोषित करने की मांग करता है। किसके जरिए? BLA के जरिए। CPEC का विरोध कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसका विरोध कर रहा है। कैपिटल इसकी क्वेटा है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में ही खोजा गया था, जो सैंदव घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर कृषि के प्रमाण मिले थे। AAC और JKIM दोनों आतंकवादी गुट हैं। AAC की बात करें तो अवामी एक्शन कमेटी, और JKIM क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन। UAPA एक्ट के तहत इन पर सरकार ने, जो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, HMO इंडिया, उसने प्रतिबंध लगा दिया है। UAPA को आपको याद रखना है, प्रायः चर्चा में रहता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कब अधिनियमित हुआ? 1967 में। 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया। कोई व्यक्ति भी इसके आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो संगठनों को भी याद रखना और UAPA को भी याद रखना। मोदी जी की मॉरिशस यात्रा दोस्त इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस को अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहाँ है? अरब सागर में है, हिंद महासागर में है। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है। प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। मोदी जी को इसने सर्वोच्च सम्मान दिया अपने यहाँ का। उसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन में है तो वही पुरस्कार दिया है उसी नाम से। घोषणा की गई। मोदी जी इसको पाने वाले पहले भारतीय बने और मोदी जी का ये किसी देश के द्वारा दिया गया 21वां अवार्ड हो गया है। राम गुलाम को मोदी जी ने OCI कार्ड दिया है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो पत्नी है उन्हें बनारस की साड़ी भेंट की है। मॉरिशस जो है वो अफ्रीका यूनियन का पहला देश है, ये भी याद रखिएगा, जो कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया है 2021 में, जिसे CECPA भी कहा जाता है। भारतीय बाजारों तक जो सदस्य देश हैं उन तक पहुंच प्रदान करता है ये एग्रीमेंट। तो इस पर साइन करने वाला मॉरिशस पहला देश है। 12 मार्च को इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये इस बार चौथा दिवस है, 57वां, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी इसके चीफ गेस्ट रहे हैं और इस दौरान कुछ और चीज़ें चर्चा में रहीं, जैसे भोजपुरी सीख, ये क्या है? मॉरिशस की लोकप्रिय किताब है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? धर्मवीर गोखलू। गीत गवई क्या है? मॉरिशस में भोजपुरी गीतों का संकलन है गीत गवई। राष्ट्रीय दिवस में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS इम्फाल, ये भी याद रखिएगा। SLBC टनल, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल है, तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है पेयजल और सिंचाई के लिए। चर्चा में क्यों? 22 फरवरी को यहाँ पर नागर कुरनूल में इसके कोलैप्स कर जाने से 8 लोग फंसे थे। अभी क्यों चर्चा में है? एक शव की प्राप्ति हो गई है। यूपी में 96 लाख MSME यूनिट्स हैं और इस आंकड़े के साथ यूपी देश में सर्वाधिक MSME यूनिट वाला राज्य बन गया है। साबुन डिटर्जेंट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। संबोधन नितिन गडकरी ने किया है। 7वें क्रम का है, 7 और सा से ही है साबुन। फीकल कोलिफॉर्म खूब चर्चा में रहा है, एक बैक्टीरिया है। यूज काहे किया जाता है इसका? इसमें जल की शुद्धता का आकलन करने में। गर्म रक्त वाले जो जीव हैं उनके मल में ये पाया जाता है। इसकी अधिकता से डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसे रोग हो जाते हैं। तो जल की शुद्धता का आकलन एक निश्चित लेवल तक अगर ये पाया जाता है तब तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तब ये घातक होता है। महाकुंभ में संगम का जल जो है प्रदूषित बताया गया था इसके आधार पर। अच्छा, NGT ने बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। किसने? CPCB ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस जल को शुद्ध बताया है NGT की रिपोर्ट को खारिज करते हुए। का एकदम आचमन योग्य जल है संगम का। फीकल कोलिफॉर्म 2500 तक अगर है तब जल शुद्ध है, लेकिन संगम में कितना पाया गया? 1400। इसी आधार पर कहा गया कि यह आचमन योग्य जल है। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में
यूपी का देश में 65% योगदान है। तो 65% अकेले यूपी उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग करता है मोबाइल फ़ोन की, ये भी याद रखिएगा। यूपी के नियोजन विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि यूपी को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। 24 घंटे यहाँ पर दिन रहता है, ऐसा कहा गया। इतना ज़्यादा काम होता है। 2011-12 से लेकर 2023-24 के बीच जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। जहाँ पहले ये 32,002 हुआ करती थी 11-12 में, वो अब 23-24 में 93,422 हो गई है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देश की जीडीपी वृद्धि दर 23-24 में कितनी रही? 9.6%। लेकिन यूपी की कितनी है दोस्त? यूपी की 13.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कथन बना दे तो आप जहन में डाल लेना कि जो यूपी की जीडीपी वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। माउंट लाकी लाकी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, चर्चा में क्यों है? इसमें विस्फोट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 2 और 1, इसी वन को इस वाले वन से जोड़ दीजिएगा। तो 21 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के दौरान कहा गया कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष उसकी हानि हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। और इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड फूड। थीम भी याद रखिएगा। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 संसद ने पारित कर दिया। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। 10 मार्च को पारित हुआ है। रेलवे एक्ट 1989 में संशोधन किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। 1989 एक्ट में संशोधन हुआ है। रेलवे बोर्ड को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, कार्यप्रणाली को बढ़ा दिया गया है, उसकी स्वतंत्रता को बढ़ा दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो याद रखना कि 50 करोड़ से कम लागत वाली परियोजनाओं की मंजूरी महाप्रबंधक ले सकेगा, याद रखिएगा। रशिया की बात करें तो इसने ब्रिटेन के राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, ये दोषी नहीं है, बालकृष्ण प्रसाद शास्त्रीय भक्ति गायक थे। चर्चा में क्यों नहीं रहे हैं? 9 मार्च को निधन हुआ है। मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के हैं। माधव नेशनल पार्क उद्घाटन इसका किया गया है। मोहन यादव, तो माधव और मोहन एक ही बात है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ के शिवपुरी में इसका उद्घाटन किया गया। दूसरे पर्यावरण मंत्री नहीं है, याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया JDS। तो इन दोनों लोगों ने इसका उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में पर्यावरण वन मंत्री भी रहेंगे। मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। इंडिया का 58वां हो गया है। MP का 9वां हो गया है। माधवगढ़ नेशनल पार्क MNP में कृत्रिम एक साइट है, एक झील है जिसका नाम है सांख्य सागर। 2022 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। तो यदि पूछ लिया जाए कौन सी झील है माधव नेशनल पार्क में, तो नाम है सांख्य सागर। तो जो 9 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। मैक्सिमम बाघ आबादी मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व था। बाघ की गणना 2022 में हुई, जिसमें कहा गया कि भारत में 3682 बाघ हैं। 6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है और विश्व का 75% बाघ भारत में पाया जाता है। अधिसूचना कौन जारी करता है? तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और राज्य सरकार अकॉर्डिंग टू वन्यजीव संरक्षण एक्ट VJSA 1972 के आधार पर अधिसूचना जारी करती है। पर्यटन मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया। 2023 में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक महाराष्ट्र में आए हैं 34 लाख, दूसरा स्थान राजस्थान का और तीसरा यूपी का रहा है, 16 लाख समथिंग आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह इंपॉर्टेंट है, 54वां मनाया गया 4 से 10 मार्च के बीच। विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और सावधानियों और उनसे संबंधित जागरूकता का प्रसार करना उद्देश्य था। विषय क्या था? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सेफ्टी परिषद इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक होता है राष्ट्रीय सिक्योरिटी परिषद, इसका अध्यक्ष PM होता है। तो यहाँ पर सेफ्टी परिषद की बात हो रही है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करती है, याद रखिएगा। इसके द्वारा आयोजन किया जाता है। ये जो श्रमिक हैं
उनसे संबंधित सुझाव देती है सरकार को, नीतियाँ बनाने के लिए दबाव बनाती है या सुझाव देती है। इसके साथ ही पर्यावरण संबंधी मामलों पर भी विचार करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर भी विचार करती है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करती है। 1966 में इसका गठन हुआ था और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका गठन 1998 में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो याद रखिएगा, एक है सिक्योरिटी काउंसिल और एक है सेफ्टी काउंसिल। सेफ्टी वाली 1966 और सिक्योरिटी वाली 1998। हिंदी में दोनों का मीनिंग एक ही है, सुरक्षा परिषद। उम्मीद करता हूँ यूनिक चीज़ मिली होगी आपको। महिला हॉकी इंडिया लीग जनवरी 2025 में ही पहले क्रम की ओडिशा वॉरियर्स विजेता हुई है और सूरमा हॉकी जो टीम थी वो उप विजेता बनी है। ब्लू हेलमेट एक शब्द है, किसके लिए यूज किया जाता है? यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए प्रस्ताव लाया गया था। 1325 का संबंध किससे है? यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें महिलाओं को शामिल करने के लिए औपचारिक मान्यता इसी प्रस्ताव के जरिए दी गई थी। तो यदि प्रस्ताव 1325 पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। और अभी इसको लेकर एक सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये आप बता देना अच्छे से कमेंट बॉक्स में। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर सरकार है। हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों की मिलीजुली सरकार है। गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है जिसमें फीमेल्स को फ्री बस यात्रा कराने की घोषणा की गई है। सीएम है फारूक अब्दुल्ला। सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सशस्त्र बल है। 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ था। 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसलिए चर्चा में है। कहाँ? थक्कोलम। थक्कोलम कहाँ है? तमिलनाडु में। संबोधन, इसको संबोधित किसने किया? तो अमित शाह ने। 1969 को और भी काम हुए थे। इसरो का गठन हुआ था और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी गठन हुआ था, एफसीआई का। 2027 तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, कौन सा? तमिलनाडु, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, अमित शाह ने कहा है। और सीएम यहाँ के एमके स्टालिन हैं। T-72 क्या है? आर्मी का एक युद्धक टैंक है। चर्चा में क्यों है? रूस से 1000 HP का इंजन खरीदने के लिए $248 मिलियन का समझौता हुआ है। तो युद्धक टैंक अपने यहाँ का है, आर्मी टैंक, लेकिन इंजन इसमें कहाँ का लगेगा? रूस का, उसके लिए समझौता हो गया। तो T-72 याद रखिएगा। नवसारी गुजरात में है, आप सबको पता है। जी सफल योजना और जी मैत्री की शुरुआत की गई है। सफल योजना जी का मतलब गुजरात है दोस्त। सफल योजना अंत्योदय जो परिवार के लोग हैं उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, और मैत्री योजना जो है ग्रामीण वर्ग की आय बढ़ाने के लिए। बाई स्टार्टअप, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करा के उसके लिए वित्तीय हेल्प और सहयोग प्रदान किया जाएगा मैत्री योजना के तहत। मतलब सरकार जो मित्र की तरह काम करेगी आपको आगे बढ़ाने में। चर्चा में क्यों? मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया गुजरात में, याद रखिएगा, नवसारी। शाश्वत मिथिला महोत्सव 9 मार्च को गांधीनगर में आयोजित हुआ। संबोधित किसने किया? अमित शाह ने। बिहार के लोगों का गुजरात के विकास में योगदान, उसकी सराहना की, उसको रेखांकित किया और कहा कि गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट सेंटर की फाउंडेशन रखी। कहा नहीं, मतलब इन्होंने, अमित शाह ने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना इसी दौरान शाश्वत मिथिला महोत्सव के दौरान ही रखी, उसमें भाग लेने के दौरान ही। कहाँ? गुजरात में, गांधीनगर में। एस जयशंकर यूके की यात्रा पे थे। चर्चा में क्यों है? इनकी सुरक्षा में चूक के चलते ये चर्चा में रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।